हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और हम आज इस प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने करवाने जा रहे हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से हम देखेंगे, यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे दो डिसजॉइंट सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है। अर्थात ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है और आपको पता होता है कि इस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी क्या आया करता है, 5। तो पहले का करेक्ट आंसर है बी, 5। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, आई टू द पावर 21 का मान क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आई की पावर 21 को आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 का होल पावर 5, ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई आई की पावर 1। तो आई की पावर 4 ये हो गया 1, 1 की पावर 5 1 हो जाएगा और आई की पावर 1 आई हो जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयोटा, आई। तो इसका सही आंसर है बी। तीसरा सवाल है, ए सेट में इतने अवयव हैं 1 2 3 एंड बी सेट में 2 4, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अवयवों की संख्या ए में, अवयवों की संख्या बी में। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी में ए में दिए गए हैं आपके पास में 3 एंड हियर 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है ना। सो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं या हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आपकी अवयवों की संख्या इसमें 6 हो जाएगी, 6। तो करेक्ट आंसर ये है। जेड अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो जेड अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक इस तरीके के होते हैं 0 0 जेड। ओके, तो जेड अक्ष जो होता है उस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0 0 जेड के रूप के होते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि NP6 इक्वल टू 720 एंड NCR इक्वल टू 120, तो आपको R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए NPR और NCR का, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई NCR, ये हुआ करता है। तो आपके पास फिलहाल NP6 दिया गया है 720, है ना। NP6 आपके पास कितना दिया गया है, 720। तो यहाँ पे NP जो भी दिया गया है वो 720 है। फैक्टोरियल R ठीक है, और NCR आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 120, 120। तो यदि आप फैक्टोरियल R की वैल्यू फाइंड करें तो फैक्टोरियल R आपके पास में हो जाएगा 720 भागे 120, जो कि 6 बार आ गया, यानी कि 6 इक्वल्स टू फैक्टोरियल R। इस तरीके से फैक्टोरियल R किस चीज का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 2 गुणे 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल R, और ये बन गया फैक्टोरियल R इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो R का मान कितना निकल करके आ गया, 3 निकल के आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3 कॉमा -2 और -1 4 से होकर के जाने वाली रेखा का ढाल बताना है आपको, यानी कि स्लोप बताना है। ओके, तो चलिए इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। आपके पास में 3 -2 एंड -1 4 है, इनसे जाने वाली लाइन की जो आपको स्लोप बतानी है। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला, सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है 3 -2 एंड सेकेंड आपके पास है -1 4, तो स्लोप इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होता है फॉर्मूला। y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो यहाँ 4 -2 मीन्स 4 + 2 6 हो जाएगा, और -1 - -3 मतलब ये कितना हो जाएगा, -4। कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा -3/2। जो इसका स्लोप आएगा रेखा का, कितना आएगा, -3/2। तो इस रेखा की जो प्रवणता बनेगी वो -3/2 बनेगी बच्चों। तो एक बार फिर से यदि इंग्लिश मीडियम के पेपर में ऑप्शन लगाने की बात की जाए तो देखिए पहले का आंसर बी आया है, सेकेंड का आंसर आयोटा आया है, थर्ड का आंसर 6 आया है, फोर्थ का आंसर 0 0 जेड यानी कि सी आया है जेड एक्सिस में, और इसका आंसर 3 आया हुआ है, फैक्टोरियल 3 था तो 3 हो गया था, बिल्कुल सही। एंड लास्ट का आंसर ए ऑप्शन आया है -3/2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
2 में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान ये करना है हमें। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। यदि किसी घटना के एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, यदि किसी घटना के एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, एक से ज्यादा अगर किसी घटना के प्रतिदर्श बिंदु है तो उस घटना को, लाइक इस तरीके की इवेंट आपसे बोली जा रही है कि कोई घटना है जिसके अंदर 2,4 इस तरीके की, मतलब एक से ज्यादा बिंदु हैं, तो इस घटना को मिश्र घटना कहते हैं। ओके, इंग्लिश में से कंपाउंड इवेंट कहा करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं साथ ही साथ बताते जाता हूं, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला हो चुका है। दूसरा, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहां पर दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र तो आप जानते हैं, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 3D का सूत्र है ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। 2x प्लस 3y की पावर 5 में द्विपद प्रमेय में प्रसार का द्वितीय पद, तो कुल पदों की संख्या 6 होगी यहाँ पे, तो द्वितीय पद कैसा निकलेगा? 5c1। ओके, 2x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 और 3y की पावर कितना आ जाएगा? 1। तो बच्चों ये होगा इसका द्वितीय पद। अगला, आयोटा की पावर 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। बच्चों आयोटा की लगातार कोई भी चार पावर का योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। कोई भी आयोटा की आपको लगातार चार पावर मिल जाए, उनका योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और ठीक है ना, तो इस तरीके से आयोटा की लगातार चार पावर का योग 0 होता है। बाकी इसको आप सॉल्व करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, आयोटा की पावर 5 आयोटा होगा, आयोटा की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा और आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन आंकड़ों की आपको क्या निकालना है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा आंकड़ा है 4, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 है और 7 के बाद 8 है, फिर 9 नहीं है, 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है और 12 के बाद 13 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो बीच का आंकड़ा है वो बिल्कुल बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है? 8 बैठा हुआ है। और बिल्कुल मध्य के आंकड़े को ही क्या बोलते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है, परंतु देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे माध्यिका कितनी है? 8 है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 आपका। ओके, अगला है, दो बीजीय व्यंजकों के मध्य में संबंध। जो इससे 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 या इससे इन चार चिन्हों से कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं आसामिका। ठीक है ना, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? आसामिका, या इसका पूरा नाम रेखीय आसामिका भी होता है, मगर यहाँ पे दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, दो चर नहीं दिए गए हैं। हम्म तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे आप? असामिका बोलेंगे, इंग्लिश में इसे इनइक्वालिटीज। चलिए आइए एक बार इंग्लिश के आंसर्स कर लेते हैं। तो ये तो एज इट इज आपने देख लिया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन इसके बाद इसकी एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपने देखा, 5c1 2x की पावर 5 माइनस 1 मतलब कि 4 एंड 3y होल टू द पावर 1। इसका आंसर 0 है। द मीडियन ऑफ द डेटा, बिल्कुल सेंट्रल का डेटा आपको लिखना है, सो दैट विल बी 8, है ना। आपने पहले डेटा को अरेंज कर लिया बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद मीडियन आपका 8 आ चुका है एंड दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ओके, सो ये इनइक्वालिटी हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सत्य असत्य लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, सत्य असत्य लिखने में। सबसे पहला सवाल है कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य मीन ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b इज गिवन बाई a इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ए बी होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। पहला आंसर बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए हर फलन एक संबंध होता है, मगर हर संबंध एक फलन नहीं होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या है? सत्य है। दूसरा वाला असत्य है। हर फलन एक संबंध तो होता है, मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट,
एक प्रतिदर समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जी होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर अगर जो सरल घटनाएं होती हैं वो परस्पर अपवर्जी हुआ करती है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे आपके पास में मान लीजिए कि आपने एक पासे को फेंका है, तो उसकी सरल घटनाएं आप यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। तो आपके पास टोटल आउटकम जो है, टोटल प्रतिदर समष्टि 1 2 3 4 5 6 है। हम्म, अब आपने यहाँ पे दो घटना बनाई, एक E1 बना दी 1 का आना, और E2 बना दी आपने 2 का आना। अब यदि देखिए इन दोनों के बीच में यदि कुछ कॉमन देखें आप, E1 इंटरसेक्शन E2, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इन्हें कितना आ रहा है? फाई आ रहा है, रिक्त समुच्चय आ रहा है। तो अब अगर कॉमन फाई आता है तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? परस्पर अपवर्जी। अगला, a प्लस बी होल टू दी पावर n में के प्रसार में कुल पदों की संख्या n होती है। बिल्कुल गलत, ये असत्य है। कुल पदों की संख्या हमेशा एक ज्यादा होती है, मतलब n+1 हुआ करती है। ओके, तो ये गलत हो गया। अगला, √3 + आयोटा का मापांक 2√2 होता है। तो ये बिल्कुल ही 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप इसे करके देख सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आयोटा का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो √10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं से भी ये 2√2 नहीं बन सकता, ये असत्य है। अगला, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब किसी घटना का होना या और ना होने का कॉमन। तो होनी और अनहोनी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यहाँ तो सब कुछ कॉमन कर दिया है, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है ना, वो होता है फाई, नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को हमने क्या कहा है? ट्रू कहा है। सेकेंड वाला, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, नो वे, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस वुड बी फॉल्स। अगला, टू सिंपल इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, देयर आर टोटल n terms in the expansion of a plus b whole to the power m, no, absolutely this is false. This is also false. Okay, and a intersection a dash equals to u, false, because a intersection a dash क्या होता है? फाइव होता है। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक सो, या। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको मैच द कॉलम करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला है साइन 3x। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। तो फर्स्ट का आंसर सी बनेगा। ओके, देन साइन 2x का फॉर्मूला देखिए ये बैठा हुआ है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो सेकंड का क्या बनेगा? f बन जाएगा। देन cos 3x का फॉर्मूला ये बैठा हुआ है, 4 cos क्यूब एक्स - 3 cos x, तो थर्ड का आंसर e बन जाएगा। देन cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला कहाँ बैठा हुआ है? ये सबसे नीचे बैठा हुआ है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। ओके, तो cos 2x का फॉर्मूला, फोर्थ का आंसर h है। फिफ्थ आंसर यहाँ पे देखिए 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन है बी ऑप्शन, sec स्क्वायर एक्स। ओके, देन sec x का डिफरेंशिएशन सबसे ऊपर बैठा हुआ है a, तो सिक्स्थ का आंसर a बन जाएगा। एंड सेवेंथ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो आंसर इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये आपका मैच द कॉलम बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एक ही चीज़ है, तो कुछ करने की जैसी बात नहीं है। ओके, तो फिर भी देख लीजिए, साइन 3x की वैल्यू क्या होती है? 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। साइन 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x, ये हो गया। cos 3x equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. cos 2x equals to 1 minus 2 sin square x. Now 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x होता है डिफरेंशिएशन। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x अपॉन x भी 1 होता है और sin x अपॉन x भी 1 होता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अगर आप sin x अपॉन x कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो भी ये 1 आता है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अगर आप 10x अपॉन x कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। ओके, सो दोनों आंसर इसके 1 होते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सॉरी, आंसर इन वन वर्ड है ना। तो
चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समुच्चय 1 4 9 अप टू 100 को समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके से लिखना है उसको आपको, ठीक ना। तो चलिए कैसे लिखते हैं इसको। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये कोई सेट है तो इसे हम मान लेते हैं, इसका नाम ए ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब ये क्या है, वर्ग है सभी संख्याओं का। तो x इक्वल्स टू n का स्क्वायर। और क्या लिखा जा सकता है, n यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है। और n का मान जो है 1 से शुरू हो रहा है और 10 के बीच में है, ठीक ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि जो n है वो 1 से शुरू होकर के 10 के बीच में है। इस तरीके से ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। समुच्चय निर्माण रूप एक तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, ये कोई समुच्चय है x सच दैट x जो है एक से, जहां x जो है एक से लेकर, एक से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या का वर्ग है, का वर्ग है, हाँ जी। तो यहाँ पर जो ये जो x है ना, ये एक से लेकर के 10 तक जो प्राकृत संख्या आ रही है उनका वर्ग है। तो पहला हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन 5 + 2x मॉड में है तो f-4, तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर आप मॉड में x की जगह -4 रख दे तो 5 + 2 × -4, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5, 2 4 8 और माइनस का है तो -8 हो जाएगा। और 5 - 3 तो मॉड का -3 आएगा और मॉड माइनस साइन को हटा देता है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 3। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में आएगा 3 दूसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक के लिए i⁴ की +2 का मान ज्ञात करिए। तो काफी सरल क्वेश्चन, इसे आप लिख सकते हैं i⁴ के मल्टीप्लाई बाई i⁴ गुणा i⁴ लिख दिया आपने। ठीक है ना। i⁴ के गुणे i⁴ के फॉर्म में लिख दिया ऐसे, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, उसको ब्रेक कर दिया आपने। तो i⁴ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का कोई भी गुणक होगा 1 हो जाएगा। और i² -1, तो आंसर इसका कितना बन जाएगा, -1। तो करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू -1। अगले सवाल की और बात करते हैं। असमीका 24x लेस देन 100 को सॉल्व करिए, जहां पे x एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 24x लेस देन 100, तो x भाग में चला जाएगा। कितना हो गया ये आपका, 24 भाग में चला गया। और 24 चौके 96 होता है, मतलब ये समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके 4 पॉइंट समथिंग, चलिए ठीक है। तो आपको बताना है कि x का वो मान जो कम हो। तो बेटा क्या क्या आ सकता है आपके पास में, देखिए x बराबर आपके पास में आएगा, क्योंकि आपको प्राकृत संख्या कही गई, तो प्राकृत संख्या शुरुआत होती है 1 से, 2 से, 3 से, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा तो 4 से कम ही उत्तर आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी। तो O होता है मूल बिंदु और P ये आपके पास बिंदु दिया गया है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, √x² + y² + z², है ना। तो अंडर रूट वही बिंदु जो दिए गए हैं, पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 13 1 14 है। तो आंसर क्या आ गया, √14 इकाई। √14 इकाई, नोट कर लें इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 होता है 24 और फैक्टोरियल 3 होता है 6। और 24 में 6 जाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, 18 आएगा। तो इसका उत्तर 18 हो गया। एक्स अक्ष की ढाल कितनी होती है, तो एक्स अक्ष का ढाल होता है 0। एक्स अक्ष का ढाल कितना होता है, 0। तो बच्चों इसे नोट कर लें आप लोग, यही इसके आंसर्स हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो आइए देख लेते हैं, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट को लिखना है। सो कंसिडर अ सेट ए collection of element x such that x is equals to n square and the value of n is a natural number that varying from 1 to 10. First answer, the value of f minus 4 here came out 3. Okay, I to the power 4k plus 2. What is I to the power 4k into I to the power 2? I to the power 4k getting 1 and I to the power 2 getting -1. Okay, so answer would be -1. Find the solution of the given inequality. So possible solutions are 1 2 3, okay, and 4.
So these are the answers only 1, 2, 3, 4, right? So x equals to 1, 2, 3, 4। बेटा इसमें हमको सेट नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये सेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर को ओनली आपको खुले तरीके से इस तरीके से लिखना है। द वैल्यू ऑफ एक्स आर 1, 2, 3, 4। देन नेक्स्ट, द डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज इक्वल्स टू √14। यहाँ पे कितना आएगा, इसका आंसर 18 आ चुका है। एंड द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस m इज द स्लोप, एंड स्लोप इज द फॉर्मूला m tan थीटा, tan ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, सो स्लोप विल बी इक्वल टू 0। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो कंप्लीट कर दिया हमने हिंदी मीडियम में भी एंड इंग्लिश मीडियम में भी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लें। देन वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, आ चुके हैं। करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। सो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल्स टू 4 - 3i, so you need to find 1 upon z, okay? So 1 upon z is given by 1 upon 4 - 3i। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, संयुग्मी का गुणन करते हैं। 4 + 3i, 4 + 3i, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा, और नीचे a² - b², मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये +3² 9 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 25। पहला आंसर इसका आ गया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 25। नोट कर लें आप लोग। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं किया है उन्होंने सेकेंड पार्ट किया होगा, तो उनके लिए देखते हैं इसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ a + ib। सो सिंपल, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं ना, 3 का 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको किस तरीके से, देखिए 3 7 जा 21, 21 + 3 7 जा 21 आयोटा, ओके, +7 आयोटा है, और ये आयोटा आयोटा के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा, 7 आयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -7। तो 21 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा। ये और ये मिलकर के 14 बना देंगे, और 21 + 7 + 28 आयोटा, ओके। सो ये आपके पास में, इसे आप लिख सकते हैं 14 + I 28। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 14 + आयोटा 28। नोट कर लें आप लोग, 14 + आयोटा 28 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। समुच्चय 1 2 3 4 5 6 r इक्वल टू एक्स वाई वाई इक्वल टू x + 1 के द्वारा a क्रॉस a में एक संबंध है, r का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। तो a से 1 में एक संबंध बनाया जा रहा है, और आपको r का एक प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो संबंध हमारे पास जो दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास जो मूल फंक्शन दिया गया, जो समुच्चय दिया गया है वो a है, ये a है, ओके। अब इस a के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये अवयव बैठे हुए हैं, और इसका जो आपको संबंध बनाना है वो भी किससे बनाना है, ए से ही बनाना है। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर भी क्या बैठे हैं, अवयव यही है, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। और आपके पास जो रूल है संबंध का, वो क्या दिया गया है, संबंध आपके पास में दिया गया है कि आप उन x और y को कनेक्ट करेंगे, x, y, जिसमें कि y का मान x से 1 ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो y का मान x से 1 ज्यादा है। अब इसके बाद चलिए हमको यहाँ पे संबंध लिखना है, तो यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करूं, और चलिए अब मैं संबंध दिखा रहा हूं आपको। तो y का मान x से 1 ज्यादा, तो जिस समय आप x1 लेंगे तो 1 से 1 ज्यादा 2, मतलब 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 कनेक्ट हो जाएगा 3 से, 3 कनेक्ट हो जाएगा 4 से, 4 कनेक्ट हो जाएगा 5 से, और 5 कनेक्ट हो जाएगा 6 से। याद रखिए 6 किसी से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय में आपको 7 उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो गई। अब आइए हम संबंध लिखते हैं, इसके बाद हम आपको डोमेन और रेंज बताएंगे, प्रांत और परिसर बताएंगे। सो रिलेशन हम लिखते हैं r इक्वल्स टू, रिलेशन r क्या बनेगा, 1 का कनेक्ट किसके साथ हुआ है, 2 के साथ, देन 2 3, देन 3 4, देन 4 5,
एंड 5,6। बस दैट्स इट। ये आपके पास में आ चुका है रिलेशन। नाउ अब आपको बताना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन मतलब वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोमेन मतलब कि प्रांत। ओके, तो आप हिंदी में लिखेंगे प्रांत आर, इंग्लिश में डोमेन आर। तो किसी संबंध का प्रांत कितना बनेगा, देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास में डोमेन है। एंड आपको फिर बताना है परिसर यानी कि रेंज। ओके, तो परिसर यदि आप बताना चाहते हैं यानी कि रेंज बताना चाहते हैं किसकी, आर संबंध की, तो क्या क्या बन रही है, 2 3 4 5 और 6। बट यदि आपसे सहप्रांत पूछा होता तो आप पूरा का पूरा सेट ए लिख देते, ठीक ना। तो ये आपके पास में प्रांत हो गया और परिसर हो गया, राइट। सो प्रांत मीन्स डोमेन एंड परिसर मीन रेंज। ओके, तो ये बच्चों दोनों आप क्वेश्चन आपने देख लिया। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसका और वाला क्वेश्चन, सेवेंथ का और वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेवेंथ का और वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है a इक्वल्स टू 1 3 5 एंड b इक्वल्स टू 2 4। सो लिख लीजिए पहले सेट दोनों बहुत प्यार से, a इक्वल्स टू 1 3 5 एंड सेट b कितना दिया गया है, 2 4। आपको क्या बनाना है, आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a बनाना है। तो बहुत आसान काम है, a क्रॉस b मतलब a के एलिमेंट को आपको फर्स्ट लेना है और b को आपको बाद में लेना है और आपको पेयरिंग करते जानी है ना। तो ए क्रॉस बी क्योंकि सेट है, एक समुच्चय होता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक ये वाला ब्रैकेट लेना पड़ेगा, मध्यमा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और अब पेयर करते हैं तो 1 सबसे पहले किसके साथ पेयर होगा, 2 के साथ, फिर 1 होगा 4 के साथ पेयर, फिर 3 होगा 2 के साथ और 3 होगा 4 के साथ पेयर, फिर 5 होगा 2 के साथ और फिर 5 होगा 4 के साथ पेयर। दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। एंड देन आपको बोला गया है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए भी निकाल दीजिए। तो बी क्रॉस ए में आपको पहले बी के एलिमेंट रहेंगे फिर ए के, तो 2 होगा 1 के साथ, 2 1, देन 2 3 एंड देन 2 5, देन 4 1, 4 3 एंड 4 5। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा बी क्रॉस ए का। सो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, नोट कर लें। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि NC2 का मान याद करिए अगर NC8 इक्वल टू NC2 है। ओके, NC8 अगर NC2 के बराबर है तो NC2 का मान याद करना है। तो बच्चों आपको गिवन क्या है, NC8 इक्वल्स टू NC2, राइट। अब यहाँ से सबसे पहले आपको यदि इस मान को आपको ज्ञात करना है तो आपके पास क्या रूल होता है, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर NCA इक्वल टू NCB हो तो n का मान किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के इक्वल। ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8 + 2, बिकॉज a की जगह 8 है, b की जगह 2 है, तो 8 + 2 यानी n का मान हो गया आपके पास में 10। अब आपको NC2 चाहिए है, तो अब n का मान तो आ चुका है, तो NC2 कितना हो जाएगा, 10C2। 10C2 निकालते हैं। तो 10C2 निकालने का तरीका, फैक्टोरियल n, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और बाकी फॉर्मूले से भी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऊपर से भी 2 स्टेप कम करिए और नीचे से भी 2 स्टेप कम कर दीजिए। तो 2 से कितने बार चला जाएगा, 5 बार। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 45 यानी कि 45। ठीक है, नोट कर लें। तो इसका आंसर है आपके पास में, n का मान यहाँ पे कितना निकालेंगे, सबसे पहले n का मान 10 आएगा और फिर NC2 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 45। नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है n का मान याद करिए अगर NP5 इक्वल्स टू 42/NP3। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसको। सो NP5 इक्वल्स टू दिया है 42 NP3, तो NP3 को नीचे ले आइए। ओके, NP3 और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में 42। अब देखिए NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r, ये फॉर्मूला होता है। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, NP5 में आ जाएगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-5, और यहाँ पर NP3 कितना बच जाएगा, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-3। ठीक है, इक्वल्स टू 42। ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल कर दीजिए और ऊपर सबसे आ जाएगा फैक्टोरियल n-3 और नीचे फैक्टोरियल n-5 इक्वल्स टू 42। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बड़ा कौन है, n-3 बड़ा है क्योंकि इसमें से 3 कम हो रहा है, इसमें से 5। तो जो बड़ा होता है वो छोटे में टूटता है। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो n माइनस थ्री फैक्टोरियल टूटेगा n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n माइनस फाइव फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42। ये आ गया। n माइनस फाइव से n माइनस फाइव फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर दीजिए। आपके पास फाइनली क्या बन चुका है? आपके पास बन चुका है n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इक्वल्स टू 42। तो ऐसे दो नंबर लीजिए जिसमें से आप 3 माइनस करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, है ना। ऐसे दो नंबर लीजिए, उससे आपको n पता चल जाएगा। या आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई सॉल्व भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके पास लग जाएगी। यानी कि मध्य पद वितरण विधि से भी आप कर सकते हैं। बेटे वैसे देखिए, आप यदि देखिए तो 7 × 6 42 होता है। हम्म, सचंग 42। और 7 को आप क्या लिख सकते हैं? आप 7 को लिख सकते हैं 10 माइनस 3। और 6 को लिख सकते हैं 10 माइनस 4 बराबर 42। यहाँ 42 था, 42। तो बच्चों यहाँ पे देखिए n माइनस थ्री एन माइनस फोर की फॉर्मेट बन रही है और n की जगह पे कौन खेल रहा है? 10 खेल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा n इक्वल्स टू 10। और आप कहेंगे क्या इसको सर अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने कहा कि जब दिमाग चल रहा है तो चलाया जाए। तो आप 7 को 10 माइनस थ्री लिख सकते हैं, 6 को 10 माइनस फोर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको n का पता चल रहा है। n की जगह पे कौन आ गया है? n की जगह पे 10 आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है साइन 31 पाई बाई थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 31 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 31 में आपने 3 का डिवाइड कर दिया तो 3 दाहम 30 हो गया ये। और आपके पास कितना आ गया? 1। मतलब आप क्या लिख सकते हैं? 31/3 को आप लिख सकते हैं 10:1/3 या 10+1/3। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? 31/3 पाई। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी सी जगह मुझे बनानी पड़ेगी। ये मुझे जगह बना दी है मैंने। चलिए तो हम क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन है साइन 31/3 पाई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 31 की जगह कितना लिखा है मैंने? 10+1/3, 10+1/3 और पाई। अब बच्चों आप पाई को ना अंदर की ओर गुणा कर दो। अब आप पाई को क्या करो? अंदर की तरफ गुणा कर दो। चलिए तो हम पाई को अंदर की तरफ गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, 10 पाई। अब देखिए आपको क्या पढ़ाया गया था? 10 पाई मतलब 2 पाई के 5 चक्कर। 2 पाई मतलब कंप्लीट सर्कल, और 2 पाई के 5 चक्कर। तो 2 × 5, 2 पाई × 5 है एक्चुअली। तो मतलब इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो ये गायब हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या है? ये 5 बार 360 है। या 2n, इसको आप ऐसा समझिए 10 पाई जो होता है, 10 पाई का मतलब क्या होता है? 5 बार 2 पाई। और 2 पाई आप जानते हैं कि ये कंप्लीट एंगल 2 पाई होता है, इसके रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब केवल किस का बनेगा? पाई/3 का। तो ये क्या हो गया आंसर? साइन पाई/3। एंड साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसका पहले का आंसर आएगा, आप नोट कर लें, इसका आंसर आएगा, आंसर विल बी √3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 15। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हमने किया भी इसके पहले। कॉस 15 आप कैसे निकालेंगे? तो कॉस 15 निकालने का तरीका है, आप कर देंगे कॉस 45 - 30 15 को। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो होता है कॉस ए कॉस बी 30 प्लस साइन ए साइन बी साइन 45 एंड साइन 30। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 45 होता है 1/√2 अगेन, एंड साइन 30 होता है 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कितना? 2√2। 2√2 आ जाएगा एलसीएम। और ऊपर कितना आ जाएगा? √3 बन जाए √3 + 1। तो आंसर आ गया √3 + 1/2√2। तो इसका आंसर नोट कर लें, √3 + 1/2√2। आंसर बन जाएगा कॉस 15 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसे आपको हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है, मतलब नंबर लाइन पर आपको इसको हल को आलेखित करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से सॉल्व कर लीजिए लेकर के, और फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए तो इसे सॉल्व करें। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, और जगह कहाँ बन रही है भाई। चलो अलग से ले चलते हैं इसको, है ना। ये देखिए, तो ये मेरे पास सवाल है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सवाल मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास है 3x - 4 होल डिवाइडेड बाई 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x+1/4 माइनस का 1। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों, 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x+1। देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम में है, -4 चला जाएगा अपॉन में 4। सो 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चों x-3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे x-3 होल डिवाइड बाई 4। अब आप क्या देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों का एलसीएम 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को यहाँ भेज दीजिए। सो 4 टाइम्स ऑफ 3x - 4, क्योंकि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने में तो असमीका के चिन्ह बदलते हैं, इनइक्वालिटी बदलती है, मगर पॉजिटिव नंबर से कोई नहीं बदलती है। तो 2 टाइम्स ऑफ x-3 बेटा, 4 3 हो जाएगा बेटा 12x - 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस का 6। तो ये हो गया 12x और माइनस का 2x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा कितना हो गया, -6 + 16। ओके, ये हमने क्या कर दिया, इधर का उधर कर दिया है ना, मतलब ट्रांसपोज प्रोसेस कर दी। तो -16 इस तरफ आ गया, +16 हो गया, और 2x इधर आ चुका है। तो 12x - 2x कितना हो गया है, 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 में से 6 जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास में, प्लस का 10 बन जाएगा। ओके, तो 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो अब 10 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी आपके पास आ चुकी है। 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर। तो 10x यहाँ भी 10 का भाग दिया, और यहाँ भी आपने 10 का भाग दिया, और क्योंकि पॉजिटिव संख्या है, इसलिए चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी। यदि नेगेटिव होता तो साइन पलट जाते। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल 1 टाइम्स। तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कहा है कि इस चीज को आपको संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है ना। तो आपको इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, देखिए आपको मैं एक अलग कलर का पेन चूज करके दिखा देता हूँ कि नंबर लाइन में आप इसको कैसे दिखाएंगे। ये देखिए, तो आपके पास 1 से लेकर के 1 इंक्लूड है, तो 1 पे डार्क बबल लगाइए, और इधर की ओर आप शेड कर दीजिए, मतलब यहाँ जा रहा है। तो एक तरीका तो आपका ये है ना, और यहाँ पे एरो रहता है, क्योंकि नंबर लाइन में दोनों तरफ। दूसरा तरीका एक और है कि ये आपके पास में नंबर लाइन है, ओके, यहाँ पे बीच में 0 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब हरे कलर की लाइन ले ली है, तो आपको दिखाने के लिए मुझे ब्लैक कलर से इसको डार्क करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी की तरफ आप इसको शेड कर दीजिए, और ये है। ठीक है ना। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, ये आपका हो गया नंबर लाइन में, यानी कि संख्या रेखा में दिखाने का सिस्टम। यदि इसी बात को कह दिया जाए कि इंटरवल में दिखाइए या अंतराल में दिखाइए, तो अगर इसी चीज को आपको अंतराल या इंटरवल में शो करना हो तो कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे शामिल है, देखिए इक्वल लगा हुआ है ना। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर अंतराल में होगा। हालांकि फिलहाल अभी ये पूछा नहीं गया है, अभी आपसे केवल पूछा गया है कि इसको नंबर लाइन में शो करिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ये 0 है, सॉरी ये 0 है, ये नंबर लाइन है इस तरीके से, और ये आपके पास में क्या है, 1 है। ठीक ना। तो 1 से लेकर के पूरा का पूरा आगे की तरफ आप इसको डार्क कर दीजिए, है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पे समझ में आएगा, और 1 को क्लोज करिएगा, 1 को आपको डॉट करना है वहां पे, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन में इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है, डन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योगफल 23 से कम हो।
ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5 लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो ये भी इनइक्वालिटी यानी कि असमीका का सवाल है। आइए मान लेते हैं, हमारे पास कह रहा कि दो क्रमागत संख्याएं आपको मान ली हैं। तो हमने पहली संख्या मान ली x, और क्योंकि सम संख्या बोली, इवन नंबर बोली, तो अगला नंबर x+2 होगा। ओके, तो ये कंडीशन हो गई। तो लिखना पड़ेगा माना सम, जो संख्याएं हमने मान ली हैं, माना क्रमागत सम संख्याएं x तथा x+2 इन इंग्लिश कंसीडर द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+2। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा, पहली शर्त क्या दी गई, कह रहा कि x लेस देन 5 है, दोनों 5 से कम है, गलत बोल गया, 5 से बड़े हैं। ओके, तो 5 से बड़े हैं मतलब x ग्रेटर देन 5। सेकेंड, अगला नंबर x+2 भी है, तो x+2 ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो x 5 से बड़ा है और x+2 5 से बड़ा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5 माइनस 2 मीन्स x ग्रेटर देन 3। तो एक रिजल्ट आपके पास में ये आ चुका है कि x 3 से भी बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके काम के हैं। अगला क्या है, इनका योगफल 23 से कम है, इन दोनों नंबर का। तो दोनों नंबर के योगफल बना लीजिए, एक x है एंड अगला नंबर है x+2। इनका जो योगफल है वो 23 से कम है, इट इज लेस देन 23। सो ये हो गया बेटा 2x+2 लेस देन 23। सो 2x लेस देन 21, 23 से हो गया। सो x लेस देन 21/2, और 21/2 कितना होता है, देखिए 10.5, तो x लेस देन 10.5। तो अब आपको ऐसे नंबर चाहिए हैं जो 10.5 से छोटे हों, है ना, ऐसी सम संख्या चाहिए हैं जो 10.5 से छोटी हों और 5 से बड़ी हों, है ना, क्योंकि आपके पास में टोटल 3 आपके पास में इनइक्वालिटीज आई हैं, एक 3 से बड़ा, एक 5 से बड़ा, एक 10.5 से छोटा। तो यदि आप इनको एक पेपर में प्लॉट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। एक पेपर में यदि आप इसको प्लॉट करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10.5 है। तो 3 से बड़ा मतलब इधर की ओर, 5 से बड़ा मतलब इधर की ओर, और 10.5 से छोटा मतलब इधर की ओर, बैक साइड। तो जो आपके पास इंटरवल आ रहा है कॉमन, वो ये है। मतलब संख्या जो है आपकी 5 से बड़ी होगी सम संख्या, और 10.5 से छोटी होगी। तो आइए चुनाव करते हैं और ग्रुप बनाते हैं नंबर्स का, x एंड x+2 का। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x है और दूसरी x+2 है। तो इस प्रकार के हमारे कितने ग्रुप बनेंगे, देखिए सबसे पहले 3 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, 4 होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से बड़ी तो ले नहीं सकते, 5 से बड़ी लेना है। तो 5 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, 6, और 6 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, उत्तर 8 आएगा। अगला अगला संख्या क्या होगी, अगली संख्या होगी 6 से बड़ी 8 होगी, तो 8 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक ना, देन अगला अगली सम संख्या क्या होगी, 10 होगी, और 10 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 12 आएगा, बस। ओके, तो आपके 3 आंसर बनेंगे x के लिए, सम संख्याओं के जोड़े जो प्रत्येक 5 से बड़े हों। ठीक है ना, तो ये हमारे पास टोटल 3 जोड़े बन रहे हैं, एक 6,8, एक 8,10 और एक 10,12। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। तो ये 3 हमारे आंसर बन जाएंगे, इन्होंने हमसे जोड़े मांगे हैं और हम जोड़े के ही फॉर्म में आंसर आपको दे रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि दर्शाइए कि बिंदु a -7,0, b -1,6,6 और c -496 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो 3 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। इंग्लिश में भी देखिए, a b and c आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमको शो करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे आप। देखिए, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप का दिया गया है। अभी तो हमको ये नहीं पता आ, कि कौन सा पार्ट राइट एंगल एग्जैक्टली बना रहा है। तो 3 पॉइंट आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ए आपके पास जो पॉइंट दिया गया है दैट इज 0,7,10, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट आपको बी दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू -1,6,6, एंड सी आपको जो पॉइंट दिया गया है वो है -4,9,6। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेनी है। ए बी की डिस्टेंस आप निकालिए। ए बी की डिस्टेंस कितनी बनेगी, अंडर रूट ऑफ 3D के फॉर्मूले का यूज करते हुए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए, दूरी सूत्र का। तो क्या होता है,
x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर, देन +6 - 7 का स्क्वायर, +6 - 10 का स्क्वायर। ऐसा हमने कर लिया, ये 6 था। 6 - 10 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा बच्चों? तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 में से 7 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और 6 में से 10 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 1 2 हो जाएगा 18 पहला। देन बी सी, ओके, यहाँ पे बी सी देखिए कितना बन जाएगा। बी सी आपके पास में -4 + 1 का स्क्वायर, देन 9 - 6 का स्क्वायर, देन 6 - 6 का स्क्वायर, तो ये अपने पास में 0 हो जाएगा। 4 माइनस -4 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 में से 6 गए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 6 में से 6 गए 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? √18 हो गया। ठीक है ना? एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -4 + 1 और 9 - 6 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। लास्ट निकालिए डिस्टेंस ए सी। ए सी इक्वल्स टू देखिए ए सी, तो -4 - 0 का स्क्वायर, +9 - 7 का स्क्वायर, +6 - 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 में से 7 गए, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 6 - 4 कितना हो गया? 6 - 10 -4, तो माइनस का इतना हो गया 16। 16 16 32, और ये अपने पास में कितना हो गया? 36। ठीक है, आप देखिए ध्यान से कि अगर ए सी स्क्वायर आप निकाल लें, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना आएगा? √36 का होल स्क्वायर, जो कि 36 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे ए बी का स्क्वायर निकाल लें, तो ये √18 का होल स्क्वायर मीन्स 18 बन जाएगा। और अगर आप बी सी का स्क्वायर फाइंड कर लें, तो ये क्या बन जाएगा? अगेन √18 का होल स्क्वायर मीन्स 18 बन जाएगा। तो इन तीनों को ऑब्जर्व करके देख करके क्लियरली पता चल रहा है कि 36 जो है वो 18 और 18 के सम के इक्वल है, योग के बराबर है, एडिशन के इक्वल है। तो 36 क्या है यहाँ पे? 36 क्या है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू एक है ए बी का स्क्वायर, और एक है बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या लग रही है? व्हाट थ्योरम दिस इज? ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। और जहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है वहां पे क्या होता है? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे, इसलिए अतः ए, बिंदु ए, बी, सी, ये जो तीन बिंदु थे ए बी सी, किसके शीर्ष हैं? ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। मेन था कि आपको डिस्टेंस सही आनी चाहिए इसमें, तो आपकी डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस आपकी √18 आ रही है, बी सी की डिस्टेंस भी आपकी √18 आ रही है, और जो ए सी आपका आया है वो √36 हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली अप्लाई हो रही है। सो दैट्स डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ये ए के निर्देशांक है, ए के कोऑर्डिनेट्स है, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है ना? निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट। गतिशील बिंदु पी के पथ का समीकरण ज्ञात करिए, जबकि कंडीशन दी गई है PA² + PB² = 2K²। ये आपको कंडीशन दी गई है, PA² + PB² = 2K²। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु आपके पास में दिया गया है ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5, और बी जो दिया गया है वो आपके पास में दिया है -1, 3, 7। राइट? और कंडीशन क्या अप्लाई करनी है हमें? हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो है PA² + PB² = सो कंडीशन जो अप्लाई करनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, PA² + PB² = 2K²। ये कंडीशन मेरे को अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं PA निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो PA निकालने के लिए सबसे पहले आपको P को सपोज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना P, है ना, x, y, z। P के निर्देशांक क्या है? x, y, z। क्योंकि क्वेश्चन 3D का, इसलिए 3D में ही लेना पड़ेगा। तो P के निर्देशांक x, y, z है। तो यहाँ से P से लेकर के A तक के बीच की दूरी कितनी निकलेगी?
पी ए एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर, ये निकल गई पी से लेके ए के बीच की दूरी। और पी से लेके बी के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, देखिए ये बन जाएगी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सेवन का स्क्वायर, ये बन गई आपकी पीबी। अब देखिए यदि पी ए आ चुका है, पीबी आ चुका है, तो आप इसमें आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, इसमें फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए क्या, पी ए का स्क्वायर और पीबी का स्क्वायर। तो यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए पी ए का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से पी ए का स्क्वायर मुझे लिखना है, तो पी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए रूट हट जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर, ये बन गया पी ए का स्क्वायर। और पी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से भी रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर करने पर ये बन गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सेवन का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास पीबी का स्क्वायर। अब जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे आप इसको रख दीजिए, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू के स्क्वायर। आइए पुट करते हैं। तो पी ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर। क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल्स टू टू के स्क्वायर। चलिए अब इसको खोल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट के प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव के प्लस फाइव का स्क्वायर, सॉरी यहाँ ट्वेंटी फाइव के नहीं आएगा, यहाँ पे टेन के आएगा, क्योंकि टू ए बी टेन हो जाएगा, टू इंटू फाइव टेन हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, थ्री टू ज़ा सिक्स वाई प्लस नाइन प्लस जेड स्क्वायर माइनस सेवन टू ज़ा फोर्टीन जेड प्लस फोर्टी नाइन इक्वल टू टू के स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी बड़ी हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है, और बननी भी चाहिए क्योंकि टोटल छः टर्म तो ऊपर थे। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, बिल्कुल सही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया टू वाई स्क्वायर, ये हो गया टू जेड स्क्वायर। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से जोड़ दिया, वाई स्क्वायर को इस वाई स्क्वायर से जोड़ दिया और जेड स्क्वायर को इस जेड स्क्वायर से जोड़ दिया। अब एक्स एक्स एक ये है माइनस सिक्स एक्स और यहाँ पे है प्लस का टू एक्स, तो कितना बचेगा, माइनस का फोर एक्स, है ना। फिर यहाँ पे मुझे y लिखना था, मैंने 8 के लिख दिया गलती से, तो उसे मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, y है, ओके 8y। फिर यहाँ पे है मेरे पास माइनस का 8y और यहाँ पर है माइनस का 6y, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14y, माइनस का 14y। देन जेड में माइनस 10z है और माइनस 14z है, तो ये हो गया बेटा माइनस 24z। अब यहाँ पे जो जो टर्म बन गए हैं, 16 9 25 और 25 और 25 50, ठीक है। और 25 और 25 50 और इसके आगे क्या बन गया, तो 16 है और 9 25 और 25 और 25 50 यानी 50 हो गया है, 50। और यहाँ देखिए 1 एंड 49, तो ये भी 50 हो गया, तो 50 प्लस 50 100 एंड ये कितना हो गया 109, तो प्लस करके आएगा 109 इक्वल टू टू के स्क्वायर। यही बच्चों इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसका फाइनल आंसर आप फिर से लिखना चाहें तो लिख लें, है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस का फोर एक्स, माइनस का 14y और माइनस का 24z प्लस 109 इक्वल्स टू टू के स्क्वायर। बेटा यही इसका आंसर है, सो दिस इज योर आंसर डन। नोट कर लें, काफी बड़ा आंसर है और लेंदी क्वेश्चन था, सॉल्व करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके 99 टू दी पावर 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। आइए 99 टू दी पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं।
तो 99 टू दी पावर 3 को आप कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 100 - 1 होल टू दी पावर 3। अब ये देखिए a माइनस बी की एक्सपेंशन यहाँ पे बन चुकी है। इसे आप देखें यदि, तो ये a माइनस बी की होल पावर 3 की एक्सपेंशन आपको दिख रहा है। ओके, बट आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम से करना है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको ऐसे टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसे लिखते हैं a प्लस माइनस बी की होल पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर आप 100 - 1 की पावर 3 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 100 + -1 की पावर होल पावर 3। अब चलिए हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि द्विपद प्रमेय का उपयोग करके बोला गया है। डायरेक्ट करेंगे तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3c0 100 टू दी पावर, ओके, 3c0 100 टू दी पावर 3 और -1 की पावर 0, फिर 3c1 100 टू दी पावर 3 -1 मतलब कि 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 टू दी पावर 1। देन इसके बाद 3c2 100 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट टर्म 3c3 100 टू दी पावर 0 और -1 की पावर 3। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा किसी भी पावर nc0, nc0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो 3c0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 100 की पावर 3 यानी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे, और इसकी वैल्यू भी -1 की पावर 0 कितना आएगा? 1 आ जाएगा। प्लस 3c1, ये पहला टर्म हो गया बच्चों। 3c1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, इंटू 100 की पावर 2 मतलब कि 4 जीरो, और इंटू कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1 मतलब -1, ठीक है ना। फिर 3c2, 3c2, तो 3c2 भी कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ओके, और 100 की पावर 1 मतलब 100, और इंटू -1 का स्क्वायर +1। 3c3 कितना होता है? 1 होता है। 100 की पावर 0 भी 1 होगा, और -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलिए तो देखिए कितना हो गया? ये तो हो गया 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो इसमें हो गए हैं, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 30,000। 1 2 3 4 माइनस का 30,000, प्लस का कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 10 लाख है, और ये 300 है, तो 10 लाख 300, 10 लाख 300, 1 2 3, और यहाँ पे 300, ठीक है ना। और माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 30,001, 4 जीरो थे ना, तो इसमें 3 जीरो होने के बाद एक वो लग जाएगा। सो माइनस में 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया है। तो बस इसको आप माइनस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कोई गलती तो नहीं करिए, देख लीजिए एक बार। 1 इंटू 6 जीरो यहाँ पे, और फिर 3c1 वाली चीज आपकी माइनस हो जाएगी, तो -30,000 बिल्कुल सही है। फिर प्लस का 300, ये भी बिल्कुल सही है, और माइनस का 1, तो कितना आ गया है? 10 लाख 300। आपको माइनस करना है कितना? 30,000 एक को माइनस करना है, क्योंकि 30,000 में एक ऐड हो गया था ना। यस, माइनस माइनस ऐड हो गए थे, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 1 हो गया ये अपने पास में, सॉरी, 1। देन इसके बाद में कितना है? 000 300, 1 000 300, 000, 00 की 000, 000, 1 000 300, और माइनस करना है हमको कितना? माइनस करना है 30,001, 3 000 1 माइनस 3 000 1, ठीक है ना। 30,001, तो आंसर कितना आया है? 970,299। तो करेक्ट आंसर विल बी 970,970,299। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर ले। 970,299, ये आपका आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर और वाला पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 12 का। x+2 की पावर 6 का द्विपद प्रमेय से विस्तार करिए, मतलब आपको इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसे तो मैं यही कर सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास में? x+2 की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है।
तो क्या हो जाएगा 6c0 x⁻6 एंड 2⁻0 यानी कि कुछ भी नहीं। फिर 6c1 x⁻6 में से 1 जाएगा मतलब 5 हो जाएगा एंड 2⁻1। फिर 6c2 x⁻4 एंड 2⁻2। देन 6c3 x⁻3 and 2⁻3 plus 6c4 x⁻2 and 2⁻4 plus 6c5 x टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 एंड 2⁻5। लास्ट 6c6 x⁻6 - 6 0 एंड 2⁻6 फाइनली। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब आप कोफिशिएंट की वैल्यू आप आराम आराम से फाइंड कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो ये अपने पास में सारी एक्सपेंशन आ चुकी है, इसको इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का आपको अवकलन करना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास में है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अवकलन करना है तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चलिए तो क्या रूल लगेगा, देखिए प्रथम फलन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। यही आपका आंसर बन जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, यही आपका आंसर बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या रूल लगाया हमने, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलज प्लस द्वितीय गुणे प्रथम फलन का अवकलज। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है लिमिट फाइंड करने वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए अब अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हमको यकीनन फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। तो ऊपर की चीज हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, ऊपर की चीज हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इसके गुणांक का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर -5। तो -3 -2 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एज इट इज चलने दीजिए क्योंकि अभी कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ है। x माइनस 3 एक कॉमन फैक्टर है, x माइनस 2 रिमेनिंग छूट गया अपॉन में x माइनस 2। चलिए इससे ये कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास आ गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू और फंक्शन क्या बच गया, x माइनस 3। अब लिमिट रखने का वक्त आ चुका है, तो आंसर 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। यही आपका आंसर होगा। सो आंसर विल बी इक्वल टू -1, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र यानी कि सेंटर 2,2 हो एंड ये पॉइंट 4,5 से जा रहा है। मतलब सेंटर दिया है और सर्कल पर एक बैठा हुआ एक पॉइंट दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या सीन दिया गया है, हमारे पास एक सर्कल दिया गया है। ये एक तरीके से एक हमारे पास सर्कल है और जिसका हमको यहाँ पर सेंटर दिया गया है। सेंटर इज गिवन अस हाउ मच, 2,2। 2,2 इसका सेंटर है और ये एक पॉइंट से जा रहा है। इस पॉइंट को आप कहीं भी मान लीजिए, ये पॉइंट है 4,5। तो सेंटर से इसके एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो लगे हाथों रेडियस सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं।
तो रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकल जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 मतलब कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट 13। ये आपके पास आ गई है रेडियस। ओके, रूट 13 यूनिट लिख लें। अब आपके पास सर्कल में का सेंटर दिया गया है और रेडियस दी गई है। सेंटर कितना है सर्कल का? जो सेंटर यहाँ पे है, सेंटर यानी कि केंद्र 2,2 है, और रेडियस आपके पास कितनी आ चुकी है? रूट 13। अब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। जिसका सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच कॉमा क्या के क्या होते हैं? ये सेंटर होते हैं सर्कल के। तो यहाँ पर h की जगह भी 2 है, k की जगह भी 2 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मीन्स रूट 13 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू रूट 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8, और 8 में से 13 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लें आप लोग। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आंसर आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नाभि 2,0 दी गई है यहाँ पे, है ना। एक परवलय है जिसकी नाभि 2,0 है और नियता क्या है? x इक्वल टू -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो काफी इजी सवाल है ये, आइए देखते हैं। तो ये आपके पास नाभि दी गई है और नियता दी गई है। तो सबसे पहले नाभि की पोजीशन को बना लीजिए। तो ये समथिंग यहाँ पे नाभि की पोजीशन है। नाभि कितनी बनी? नाभि को किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। नाभि होती है 2,0। और नियता क्या होती है? नियता जो होती है ये इस पर लंबवत, नाभि जिस, तो नाभि कहाँ पर बैठी हुई है? एक्स अक्ष में बैठी हुई है। तो देखिए इसका परवलय का जो अक्ष होगा वो क्या होगा? एक्स अक्ष होगा। और ये इसकी नियता है, ये इसकी क्या है? नियता। नियता क्या दी गई है? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। मतलब x इक्वल टू -2 है अगर नियता, तो ये जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु जो होगा एक्स अक्ष को काटेगा, तो ये बिंदु कितना हो जाएगा? -2,0। तो अब इसका जो शीर्ष होगा, जो परवलय का जो शीर्ष होगा वो कितना होगा? आपको पता है कि जो परवलय का शीर्ष होता है वो इन दोनों का, एम और एफ का, नाभि और नियता का मध्य बिंदु हुआ करता है। तो नियता का बिंदु -2,0 है, 2,0, मतलब इसके बीचों बीच। तो चलिए शीर्ष निकाल लेते हैं। तो -2 + 2 अपॉन 2 एंड 0 + 0/2, मतलब इसका जो शीर्ष होगा परवलय का वो होगा 0,0, यानी कि वर्टेक्स। शीर्ष मीन्स वर्टेक्स। तो देखिए परवलय हमारा जो है वो इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर कहीं पर आपके पास क्या है? एक्सेस है, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सेस है? वाई डैश। तो ये वाई एक्सेस आपके पास में है। तो आपका परवलय जो है इधर कहीं से जाएगा, 0,0 से जा रहा है और यहीं पर बैठा हुआ है 0,0। फाइनली आपका जो परवलय है वो किस प्रकार से जाएगा? देखिए इस तरीके से जाएगा ये आपका परवलय, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। यस, ये परवलय है, ये इसका जिस तरफ फोकस है उस तरफ ही खुलेगा। अब इस प्रकार के परवलय का इक्वेशन, मानक रूप, मानक रूप क्या होता है परवलय का? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इस प्रकार का? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हुआ करता है। इसे नंबर 1 दे दें आप, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपने इस परवलय के इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया। अब ये जो परवलय है इसमें a कितना दिया गया है? ये a होता है और a दिया गया है 2 यहाँ पे। तो चूंकि a का मान 2 है तो आप यहाँ पे a का मान 2 रख करके आंसर निकाल लें। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 2 × x, तो आंसर क्या आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये हमारा परवलय का समीकरण बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। नोट कर लें, यही परवलय का समीकरण है। तो ये बहुत सरल सवाल था। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप परवलय का समीकरण बना सकते हैं। इसमें नाभि 2,0 दी गई थी बताने के लिए कि इसका जो अक्ष है वो एक्स अक्ष में बैठा हुआ है 2,0। और नियता से ये पता चल गया कि पैराबोला का जो शीर्ष है
वो 0,0 है, क्योंकि जो पैराबोला का शीर्ष होता है वो नाभि और नियता का एकदम मध्य बिंदु हुआ करता है। नोट कर लें। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 15। एक नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यदृच्छाया एक परिषद सदस्य चुना जाए तो उसके स्त्री चुने जाने की कितनी संभावना है? मतलब ये क्या है आपके पास में प्रायिकता है। तो एक नगर परिषद में 4 पुरुष हैं और 6 स्त्रियां हैं, ठीक है ना। मतलब टोटल 10 लोग हैं। टोटल आपके पास में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और कहा जा रहा है यदि समिति के लिए यदृच्छाया परिषद सदस्य चुना जाए तो उसके एक स्त्री चुने जाने की क्या संभावना होगी? मतलब आपको प्रायिकता निकालनी है कि उसके स्त्री चुने जाने की क्या संभावना होगी। तो टोटल देखिए, इसको पहले लिखने का सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या बराबर कितनी? यहाँ पे पुरुषों की संख्या 4 है और स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल, बराबर कितना हो गया? 6। तो कुल सदस्य को प्रायिकता की भाषा में क्या बोलते हैं? NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श बिंदु इज इक्वल टू 6+4 यानी कि 10 हो गया, ठीक है ना। अब कहा गया है कि 10 लोग हैं। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, तो निकालना है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक स्त्री के चुने जाने की, एक स्त्री के चुने जाने की। तो चलिए, स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता देखिए। स्त्री की मतलब क्या होता है? अ, घटना के पक्ष में परिणाम। प्रायिकता का फार्मूला होता है घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो स्त्रियां यानी कि लेडीज कितनी है? 6। 6 में से एक का कलेक्शन कॉम्बिनेशन 6C1 और नीचे 10C1। तो बच्चों बहुत ही सरल सवाल दे दिया इन लोगों ने, मतलब इतना सरल सवाल 10th क्लास के लेवल का सवाल दे दिया। तो ऊपर 6 महिलाएं हैं, 6 में से एक के चुनने के तरीके कितने होंगे? 6C1। और नीचे टोटल 10 सदस्य हैं, क्योंकि चुना तो 10 में से जाना है पूरा। तो 10C1, तो आंसर क्या आएगा? 6/10। काट दीजिए इसको, 2 3 6, 2 5 10। तो इसका आंसर आ गया 3/5। यही इसका आंसर होगा। प्रायिकता कितनी निकलेगी? 3/5। एक स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता यहाँ पे 3/5 होगी। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15वें के अथवे पर आते हैं। अथवा वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पी ए बराबर 3/5 है और पी बी बराबर 1/5 है और पी ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो बताइए कि पी ए या बी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी को परस्पर अपवर्जी कहा गया और परस्पर अपवर्जी घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है? 0 होता है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसकी? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो फाई होता है। और यदि आप P निकालेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई एम्प्टी, कुछ भी ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो अब चलिए यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं हम। तो क्या फाइंड करना है हमको? पी ए और बी यानी कि A यूनियन B फाइंड करना है, A या B। तो पी ए या B का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी, ए एंड बी। ओके, तो पी ए का मान कितना है? 3/5 है, 3/5। पीबी का मान कितना है? 1/5 एंड माइनस 0। सो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। यही आपका आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक गुणित्तर श्रेणी। इन गुणित्तर श्रेणी मतलब जीपी। थर्ड टर्म तीसरा पद आपका 24 है एंड सिक्स टर्म आपका 192 है। तो आपको फाइंड करना है 10th टर्म फाइंड करना है। चलिए तो इसको फाइंड करते हैं 10th टर्म को हम लोग। क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपके पास एक जीपी है जिसमें कि थर्ड टर्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लेट लेट यानी हिंदी में माना। माना पहला प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। प्रथम पद जो है जीपी का वो कितना है? ए है। एंड सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो, सर्वानुपात जो है वो कितना है बच्चों? आर है। यहां से शुरुआत होगी सवाल की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो तीसरा टर्म है वो आपको दिया गया है 24। तीसरा पद 24 है।
तो जीपी का तीसरा पद क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन इक्वल टू 24। मीन्स ए आर स्क्वायर आपके पास में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहला चीज हो गई है। और दूसरा क्या बात दी गई है कि इसका जो छठवां पद है ए सिक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, 192, यानी कि ए आर टू दी पावर 5, 6 माइनस वन यानी कि 5 हो गया ना। चलिए इसको पूरा लिख दूं, तो ए आर की पावर ए इंटू आर की पावर 6 - 1 इक्वल्स टू 192, मतलब ए आर की पावर 5 इक्वल टू 192। ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है कि आप हमें क्या निकाल करके दे दें इस सीरीज का तो 10वां पद। तो हमें चाहिए क्या है इस सीरीज का 10वां पद, A10 चाहिए है। A10 मीन्स क्या होगा बेटा, A10 मीन्स ए आर टू दी पावर 9 आपको लेकर के आना है, ए आर टू दी पावर 9 आपको लेकर के आना है, राइट। तो मतलब आपका निशाना ए आर टू दी पावर 9 पे है कि कुछ भी करके आपको ए आर की पावर 9 फाइंड करना है, ये आपको चीज जो है फाइंड करनी है। आइए तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आर निकालने के लिए इक्वेशन 2 में मैं 1 का डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसा यदि करता हूँ तो ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 192/24, ठीक है ना। तो ये ऐसा किया मैंने, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, आर की पावर 3 इक्वल्स टू 24 से 192 कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर आ गया आर क्यूब इक्वल्स टू 8। तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8 आ गया, मतलब कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। पहली सफलता हमारे हाथ लग गई, आर की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए आर स्क्वायर कितना है आपके पास में, ए आर स्क्वायर है 24 है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो ए इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल्स टू 24 हो गया। तो ए इक्वल्स टू 24/4 मतलब कितना हो गया, 6 आ गया। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब आपको निकालना है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या है, ए आर की पावर 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, और टेंथ टर्म यानी 2 की पावर 9, क्योंकि आर 2 आया है। तो आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। ओके, तो 6 2 जा 12, कैरी आ गई 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, एंड 6 5 जा 30। तो करेक्ट आंसर विल बी 3072 आपका होगा टेंथ टर्म। नोट कर लें, 3072, 3072। तो आंसर जो टेंथ टर्म बनेगा वो बनेगा 3072। और याद रखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आपकी 6 आई है, और आर की वैल्यू 2 आई है। क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने गलत भी किया है बट ए और आर आपने सही निकाला है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है, तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर एस। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी इज पी क्यू एंड एस, देन शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स। तो चलिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी जीपी का, अब सबसे पहले आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म जो जीपी का है, आप मान लीजिए ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रथम पद। प्रथम पद बराबर ए है, और सर्वानुपात जो है, सर्वानुपात आपके पास में कितना दिया है बेटा, सर्वानुपात आप मान लें आर है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए ले लिया हमने, और अपने पास कॉमन रेशियो आर ले लिया। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसका फिफ्थ टर्म जो है, पांचवा पद इस जीपी का कितना दे रखा है, पांचवा पद जो है पी है। ओके, ए 5 अपने पास में पी है, और आठवां पद क्यू है। ए 8 इक्वल्स टू कितना है, क्यू है। एंड 11वां पद अपने पास में ए 11 इक्वल टू कितना है, एस है। अच्छी बात है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए 5 मतलब कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 5 - 1। आर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, चलो चेंज करके फिर नया बना देता हूँ। ए आर टू द पावर 5 - 1 इक्वल्स टू कितना कहलाएगा, पी कहलाएगा। तो ए आर की पावर 5 - 1 इक्वल्स टू पी, दिस इम्प्लाइज ए आर की पावर 4 जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, पी बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में ए 8 क्यू है। मतलब क्या कह सकते हो आप, ए 8 मतलब ए आर की पावर 8 - 1 किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा।
दिस इम्प्लाइज ए आर की पावर 8 -1 यानी कि 7 हो गया ना। तो ए आर की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, क्यू होगी। ओके, एंड अपने पास में एस जो है वो कितना है, ए आर, ए 11 है। सो ए आर टू द पावर 11 -1, ये बन जाएगा क्या, एस। इट मीन्स ए आर की पावर 10 इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, एस निकल करके आएगा। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू एस। प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि क्यू स्क्वायर जो है वो आर इंटू एस के इक्वल है। तो आप LHS ले लेते हैं ना, LHS इक्वल्स टू ले लेते हैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। तो LHS हमारे पास में क्या है, क्यू का स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा, ए आर की पावर 7 आई है। तो ए आर की पावर 7 का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर हो जाएगा ए आर की, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। अब आप ध्यान से देखिए, आप ए स्क्वायर आर की पावर 14 को ए आर की पावर 10 इंटू क्या ए आर की पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए आर की पावर 10 क्या है, एस है। और ए आर की पावर 4 क्या है, इंटू पी है। तो प्रूव हो गया, क्यू स्क्वायर लेके चले थे और हमारे पास क्या आ चुका है, पी इंटू एस। पी इंटू एस, एक मिनट, पी इंटू एस आएगा कि आर इंटू एस आएगा, है ना। तो हमने क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू एस। अच्छा, पिक्चर में, क्वेश्चन में पी कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में आर था जो हमने पी लिया है, पी क्यू एस। ओके 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 ओके, तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन बोनस हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बोनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई भाई बात, है ना। तो या तो इनको यहाँ पे आर देना था, तो हम तो सही कर रहे हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू एस ही आएगा, बिल्कुल सही और हैंस प्रूव्ड। तो मिस प्रिंट हुई है, अब देखते हैं शायद इसको बोनस किया जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सरल सरल सवाल है, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं है, नोट कर लें इसको आप लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए दिया गया है 2,3, बी दिया है 3,4 5, और आपको सत्यापित करना है ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है यहाँ पे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यू जो दिया है, यू की वैल्यू आप पुट कर लें। तो यू की वैल्यू 1 से लेके 6 तक दी गई है, 1 2 3 4 5 6, ये यू दिया गया आपको। ओके, ए कितना दिया गया आपके पास में, ए दिया गया है 2,3, 2,3, और बी कितना दिया गया आपको, बी दिया गया आपको 3,4,5। अब प्रूफ क्या करना है आपको, आपको सत्यापित क्या करना है, आपको सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आपको ए यूनियन बी, तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना चाहिए। तो ए यूनियन बी मैं यहाँ से निकालूंगा। चलिए, तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा, देखिए, मतलब ए और बी दोनों को मर्ज कर दो। तो 2 3 तो कॉमन है, तो 2 3 4 5, ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है ना। अब लगे हाथों आप यहाँ से ए डैश भी निकाल लो, क्योंकि आपको जरूरत तो पड़ने वाली है। तो ए डैश भी आपने निकाल लिया, मतलब ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का ना होना। तो ए होने में क्या हो रहा है, 2 3, तो 2 और 3 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए डैश, ए 1 4 5 6, एंड बी डैश यहाँ पे निकाल लो। बी डैश यहाँ पे आ जाएगा कितना, बी डैश मतलब बी का ना होना, 3 4 5 नहीं होना, तो 3 4 5 हट जाएंगे तो आ जाएगा 1 2 6, 1 2 6। चलिए, तो ये ए यूनियन बी है। अब आप ए यूनियन बी निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, है ना, परिवर्त समुच्चय। तो ए यूनियन बी का डैश निकालिए। ए यूनियन बी डैश आप जानते हैं कि यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब यू में से ए यूनियन बी को हटा दो। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या था, ए यूनियन बी था 2 3 4 5। तो यू में से अगर आप ए यूनियन बी को हटाएंगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, तो आपके पास क्या बच जाएगा, केवल और केवल बचेगा 1,6। मतलब ए यूनियन बी का जो आपके पास में डैश आया है, ये 1,6 बचा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना। नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू, तो ए डैश आपके पास क्या है, 1 4 5 6, ये है ए डैश।
इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास में क्या है 1 2 6, ये बी डैश है। तो यदि दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो यहाँ भी 1 6 है और यहाँ भी क्या है 1 6 है। इट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास क्या आ गया 1 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 दे दें तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ नोट कर लें। ओके, तो नोट कर लें इसको जल्दी से आप लोग, है ना। इसमें मेन चीज आपको वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी आपका जो आएगा वो आएगा 2 3 4 5 और फिर इसके बाद में ए यूनियन बी का डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का डैश आपके पास में आ जाएगा 1 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों ये हमारी वीडियो की पार्ट 1 है। पार्ट 1 को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।